नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज उत्तराखंड दरोगा उत्तराखंड एसआई एग्जाम की मैथ्स की ये क्लास नंबर 5 है। तो फिफ्थ ये क्लास है और आज की इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बेसिक टू एडवांस हर प्रकार के हम यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। दोस्तों, जो जरधारी क्लासेस की उत्तराखंड एसआई जो एग्जाम नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस बारे में हम जानने वाले हैं आज द्विघात समीकरण। इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, तो सभी प्रकार के हम यहाँ पर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो न बन पाए। सबसे पहले जान लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। द्विघात समीकरण, द्विघात और समीकरण दो शब्द है इसमें, तो द्विघात समझ लेते हैं। द्विघात क्या है? द्विघात द्विघात का मतलब है जिसमें जो दो घात वाला हो, दो घात वाला हो, मतलब पावर इसमें क्या हो, दो हो। समझ गए आप? तो द्विघात का मतलब है कि कोई ऐसी जो इक्वेशन है जिसमें अधिकतम जो पावर है वो कितनी है, दो है, दो घात है। और समीकरण क्या होता है? समीकरण बोले तो इक्वेशन, इक्वेशन मतलब समीकरण बोले तो जिसमें समानता दिखाई दे रही हो, इक्वलिटी, जिसमें इक्वलिटी दिखाई दे रही हो, अर्थात उसमें बराबर का साइन होना बहुत जरूरी है। इक्वलिटी इसमें दिखाई गई हो, हमारे पास इक्वलिटी होनी चाहिए और अधिकतम दो घात होनी चाहिए, और इन दोनों को मिलकर बनता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गई कि ऐसी कोई बात है यहां पर जिसमें अधिकतम पावर दो है और साथ में समानता भी दिखाई गई हो, तो इसको मिलकर बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं कैसी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बात बन रही है कि कोई ऐसी बात जिसमें अधिकतम पावर दो और बराबर का साइन भी दिखाई दे रहा हो। तो पहले देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें किस तरह से दिखाई देती है। तो ये दिखाई देती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये हमारी क्या होती है? ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या बोलता है। अधिकतम पावर कितनी इसमें? तो दो है। तो यहाँ आप x की जो अधिकतम पावर है, अधिकतम जो पावर है वो कितनी है? दो है। और साथ में यहां पर क्या है? इक्वलिटी दिखाई गई है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है? जीरो। साथ में इसमें समानता, इक्वलिटी भी दिखाई गई है। तो जो ये चीज है, ये जो चीज है ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा कंडीशन भी थोड़ा जान लेते हैं। हमने क्या बोला? क्वाड्रेटिक क्यों बनी? कि यहाँ आप एक्स की अधिकतम पावर दो है, लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखनी होगी, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों? ए बराबर अगर जीरो हो जाए इसमें, तो ये वाला जो पद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में जो ए एक्स स्क्वायर है, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरी की पूरा क्या है? जीरो हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बचा? बी एक्स प्लस सी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? इसमें इक्वलिटी तो है, एक कंडीशन तो ये मान रहा है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है कि अधिकतम पावर दो, वो इसमें फुलफिल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जब ये बोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ए बराबर जीरो नहीं है। ये आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब जो इसमें ए और बी और सी क्या है, ए बी और सी, ये तीन चीज दिख रही है ना, ये है रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ये इसमें रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं ए और बी और सी। और जो एक्स है, एक्स इसमें क्या है? ये वेरिएबल है, ये चर है। इसमें एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, और एक्स का कुछ भी मान हो सकता है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर सके। लेकिन ए बी सी, ये तीनों क्या है? ये तीनों इसमें रियल नंबर।
इसमें जो एक्स ए है, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अभी हम क्या समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी क्वेश्चनों को करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है ना, ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें जो ए है, ए क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अर्थात गुणांक है। एक्स स्क्वायर का ये क्या है, गुणांक, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है। और जो बी है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स का गुणांक है बी। तो ये तो है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम क्या है, कुछ पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें समझ में भी तो आ जाना चाहिए, कि देख के पहचाननी आनी चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ऐसे कुछ एग्जांपल को ले लेता हूं। ये मैंने यहां पर कुछ इक्वेशनें लिख दी, इसमें हमें देखनी कि कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आप इसमें देख लिए, फर्स्ट वाला यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की अधिकतम पावर 2 है और इक्वलिटी भी है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। यहां पर आप देखें, -5x² है, 7x है, और -8 बराबर 0, तो यहाँ ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरे वाले को देखो, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4 बराबर 0, यह x की पावर 2 भी है और बराबर भी है, लेकिन अधिकतम पावर यहाँ पर x से कितनी है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप देखें, x² प्लस 4, आप देखिए यहाँ x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, और इक्वलिटी भी है, तो ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब आप बोलोगे भाई दिख तो अलग रही थी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये थी ना। इसमें हमने क्या बोला कि भाई ए बराबर नहीं होना चाहिए 0, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि बी और सी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी का मान तो 0 हो सकता है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर x² प्लस 4 में यहां पर जो ये है सी का मान, ये बी का मान क्या है, 0 है, तभी तो यहां पर देखो x² की टर्म आई और बी एक्स वाला टर्म नहीं आ रखा, डायरेक्ट सी आ रखा है, ठीक है। कंडीशन क्या है, दो ही कंडीशन बताई ना हमने, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की दो ही कंडीशन है। पहला, अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए और इक्वलिटी उसमें होनी चाहिए। दूसरा देखो, 2x की पावर 2 प्लस 9, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप देखिए, 0x² प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0, आप देखिए ये 0 है ना जिसमें टर्म, तो ये अपने आप पूरा 0 हो गया। अब x की अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद है 5x माइनस 10 बराबर 2x², और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको हम, इन जो ये टर्म्स है इनको इधर उधर कर सकते हैं ना। अगर मैं क्या करता हूं, 2x² माइनस ये 5x को इधर लाऊं तो -5x हो जाएगा, और 10 को इधर लाऊं तो +10 बराबर 0 हो जाएगा। तो टर्म्स इधर उधर हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है। अब हम समझते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, इसी बेस पे प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं, क्या है हमारे पास, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जो द्विघात समीकरण होते हैं, तो द्विघात से आ रखा है, तो इसमें जो होता है, इसमें जो रूट होते हैं, तो x के यहां पर दो रूट होते हैं, दो रूट होते हैं। यहां पर हमारे पास जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसमें x के दो मान आएंगे, और इन्हीं मानों को हम बोलते हैं, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं मूल है, या इनको समीकरण के शून्य भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं शून्य, क्योंकि x के जो मान आएंगे, तो जब हम उस x के मान को इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये कंडीशन संतुष्ट हो जाएगी, ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो जाएगी। अर्थात x का मान जब हम इसमें रखेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x के मान रखने पर क्या हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 हो जा रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समीकरण के शून्य भी कहते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होंगे, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो इसके रूट कितने आएंगे, तो दो रूट आने वाले हैं, दो मूल आने वाले हैं। अब रूट कैसे निकलेंगे इसको, तो अब इसको समझते हैं कैसे निकालेंगे।
तो रूट निकालने के हमारे पास अलग अलग मेथड है। हम बेसिकली यहाँ पे दो मेथड को देखेंगे जिससे हमारा काम चल जाएगा। एक है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड से हम क्या करेंगे, इसके रूट निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं कि आपको भी एक ही बार देखने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल निकालने आ जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2x² माइनस 11x और प्लस 14 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो भी आप देख सकते हैं, यही था ना, ax प्लस बी एक्स सी 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम क्या करेंगे, जो बाहर वाले हैं ये a और c, बाहर क्या है x², तो 2 और 14 इसका गुणा कर देंगे। तो स्टेप वन में क्या कर देंगे, जो बाहर वाले हैं, बाहर वालों का गुणा कर देंगे, बाहर वालों का गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 14 28 हो जाएगा आंसर। तो स्टेप वन में हमने ये किया। स्टेप टू में हम क्या कर देंगे, स्टेप टू में क्या करेंगे कि जो ये गुणनफल आया हमारा 2 गुणा 14 गुणा करके 28, तो जो गुणनफल है इस गुणनफल के ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे। अब कैसे करना है टुकड़ा, ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर, तो गुणा करने पर वही संख्या आए, वही संख्या आए। मतलब 28 के हमने ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसको गुणा करने पर तो 28 से आए। कई सारे हो जाएंगे, जैसे 1 गुणा 28, 2 गुणा 14, इस तरह से हो सकते हैं, वही संख्या आए। परंतु परंतु जोड़ या घटाने पर, जोड़ या घटाने पर, जोड़ या घटाने पर, जोड़ या घटाने पर बीच वाली संख्या आए, बीच वाली संख्या आए। क्या मतलब है कि अब जो गुणनफल जो 28वां, इसके हम ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो 28 आए, लेकिन जोड़ या घटाना, जो भी जरूरत पड़े, जोड़ या घटाने पर ये बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या कौन है, ये 11, ये आनी चाहिए। ये आप समझ गए, तो बीच वाली संख्या है ये 11 आनी चाहिए। तो अब 28 के हम ऐसे टुकड़े क्या करेंगे, देखो भाई 28 के ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं कि जिसका जोड़ घटाने पर 11 आए। देखो 1 और 28 हो नहीं सकता है, 2 और 14 हो नहीं सकता है, 4 और 7 हो सकता है, 4 गुणा 7, तो 7 को 28 हो गया, और 4 और 7 कितना होता है, 4 और 7 हो जाएगा 11। अब हम क्या करेंगे, ये आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इतना है हमारा मेन चीज, इतनी है। अब हम क्या कर देंगे, जो 4 और 7 अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x² दोबारा में लिख लेता हूँ, माइनस 11x प्लस 14 बराबर 0। हमने इन दोनों को गुणा कर दिया, 28 आया। तो 2x² को इसमें कोई छेड़खानी करनी, जो बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या को हम क्या करेंगे, इस 4 और 7 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जो 11 आ रहा है ना, 11 इन दोनों का जोड़ आ रहा है ना, 4 7 28, 4 और 7 11। अब देखिए हम क्या कर देंगे, 11 को माइनस अपनी जगह है, ठीक है, कुल मिला के आप देखें ये -11x है। तो -11x को हम 4 और 7 की इसमें कैसे लिखेंगे, -4x और -7x ऐसे लिख सकते हैं। और 14 अपनी जगह बिल्कुल वैसा का वैसा है। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, जो 11 वाले टर्म्स है उसको चेंज किया इसके गुणनफल के रूप में, जो हमने स्टेप 2 में बताया था। 28 के 2 गुणा किए, 4 और 7 ऐसे टुकड़े किए कि जिनका गुणा तो 28 आ रहा है, लेकिन जोड़ क्या हो रहा है यहाँ पर, 4 और 7 हो रहा है, 4 और 7 11, क्योंकि 11 यहाँ पर -11x है, तो इसलिए हमने क्या किया इसको -4x -7x, और हमने कुछ भी अंतर नहीं किया। अगर आपने इससे पहले ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं किया तो
यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आप इसे समझ जाएंगे। आप माइनस में कंफ्यूजन हो रहे होंगे। अगर देखो 2x² मैंने उसकी जगह लिखा, माइनस मैंने उसकी जगह लिखा, और इस 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 7, और x मैंने अपनी जगह लिखा, +14 अपनी जगह लिखा। अब आप समझ गए होंगे कि 11 को मैं 4 और 7 लिख सकता हूँ। फिर 2x², अब मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो 4x का गुणा हो जाएगा इससे, और फिर माइनस प्लस का माइनस 7x और +14, तो कुछ नहीं हुआ ना, मैं डायरेक्ट यही लिखा, -11 बराबर -4x -7x। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 और 4 में कॉमन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो यहाँ बच गया x। तो 2x गुणा x बराबर 2x² -2x बाहर ले लिया, तो 4x में अब कितना बचा, यहाँ पर केवल 2 बचा। यहाँ माइनस चिन्ह अपनी जगह है, 7x और 14 में क्या लेंगे कॉमन, 7 को ले लेंगे कॉमन। यहाँ बच गया x, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये चिन्ह भी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस है तो इसलिए चिन्ह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर 0। इस स्टेप में ये आप समझ जाएंगे कि आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जो ये स्टेप है, स्टेप 3 यहाँ पे है, ठीक है, आपने क्या लिया इसमें, कॉमन लिया, आपने कॉमन लिया, ठीक है। इस स्टेप में अगर आप जो ये कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पर आए x-2, इसमें भी आए x-2, अगर ये दोनों समान आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है, अलग लगा रहा है, तो समझ जाएंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। आप दोबारा प्रश्न को देखेंगे कि कहाँ आपने कुछ फैक्टर वगैरह में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी। अब हम क्या कर देंगे, जो x-2 जो कॉमन लिया उसको एक बार लिखेंगे, और जो ये बचा ये 2x - 7 इसको एक कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। एक बार में कॉमन लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके 2x - 7 जो बचा उसको लिख देंगे। बस यही आपका सवाल इतना ही हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर लिखना है, एक बार इसको 0 के बराबर लिखना है, क्योंकि आपको क्या निकालने, रूट निकालने, अर्थात x के मान निकालने हैं। तो एक बार x - 2 बराबर 0 कर देंगे, और दूसरी बार 2x - 7 जो दूसरा टर्म्स है उसको 0 कर देंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 2, -2 उधर जाके 2 हो जाएगा, और यहां से 2x बराबर इधर जाके 7 प्लस हो जाएगा, और x बराबर 7/2 हो जाएगा। तो आपके पास ये रूट आ गए। तो x के 2 मान आए हैं, और यही इसके क्या है, मूल है, रूट है, जीरोस है, जिस नाम से आप जानना चाहते हैं उसको वो नाम। तो x के 2 रूट आ गए, एक 2 एक 7। अब जो ये रूट है ना, अगर अब आप x का मान इस इक्वेशन में रखेंगे, जो इक्वेशन थी, तो आपको आंसर 0 आने वाला है। या x बराबर 7/2 रखेंगे तो आंसर यहाँ पर 0 आने वाला है, इसीलिए इनको जीरोस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इतना सा ही था इसमें बेसिक, ठीक है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं हम सभी करने वाले हैं, जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट में आपको इसमें बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन वो कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है 2x⁻² + x - 6 = 0। इसके हमने क्या करने हैं, रूट निकालने हैं। हमने क्या करना है, रूट को फाइंड करना है। तो रूट को फाइंड करना है, तो फिर वही, अब आपने स्टेप हमने आपको बता दिया, मैं बार बार स्टेप तो लिखने वाला नहीं हूं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहला और दूसरा, पहला और लास्ट वाला बाहर वालों का गुणा कर देंगे। पहले स्टेप में यही क्या था ना, तो कितना हुआ, 2 × 6 12, ये हुआ 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका जोड़ या घटाना ये एक्स हो, एक्स के पीछे क्या है, एक, तो एक होना चाहिए यहाँ पे। एक कब होगा, 4×3 = 12, जब 4 में से 3 घटेगा तो एक आ जाएगा। उसके अलावा तो कोई है नहीं ना, 1 × 12 भी नहीं है, 2 × 6 भी नहीं है, केवल 3 और 4 का गुणा ही ऐसा है कि जिसको जोड़ या घटाने पर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो घटाने पर एक आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो 2x² अपनी जगह है, यहाँ पर क्या है, +1 आना चाहिए ना, मतलब एक आ रहा है, तो 4 में से 3 गया तो एक आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, 4x - 3x, और -6 अपनी जगह है। अब यहां से कॉमन 2x लिया, यहाँ x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस साइन अपनी जगह आएगा 3, और 3x और 6 में 3 हमने कॉमन लिया तो x, और ये माइनस और माइनस अंदर भी है यहाँ पे -6, तो ये हो जाएगा
टू। अब देखिए दोनों बराबर आ गए ना, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, बस तो हम सही जा रहे हैं। 2x-3 और इधर हो जाएगा x प्लस टू बराबर 0। अब एक बार 2x-3 को 0 रख देंगे, एक बार x प्लस टू को 0 रख देंगे, 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2, और यहाँ x बराबर -2 हो जाएगा। तो एक -2 और एक 3/2, ये आपके क्या हो गए, दो रूट हो चुके हैं। तो इसके आपके दो रूट निकल गए। अब ऐसा ही एक थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। अब आप बोलेंगे यार ये तो थोड़ा सा कुछ अलग हो गया, 1/8 का गुणा इससे करेंगे, फिर 1/8 गुणा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। 1/4 के टुकड़े कैसे करेंगे, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये भिन्न भिन्न वाले तो बहुत मुश्किल लग रहा, क्या होगा। इसका हम क्या करेंगे, हमें कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना, हम सिंपल सा करेंगे कि भाई हमने जो ये हमारे पास भिन्न के रूप में है ना, तो भिन्न के रूप को हम खत्म कैसे करेंगे। ये 1/8 है ना, अगर मैं 8 का गुणा सभी में कर दूं तो क्या हो जाएगा, भिन्न हमारी खत्म हो जाएगी ना। तो मैं क्या कर दूंगा, 8 का गुणा सब में कर दूंगा, तो इसमें कर दूंगा तो 8 दूनी 16x², ये हो जाएगा -8x, और ये हो जाएगा 1, और इधर 8 का गुणा 0 से 0। तो हमने क्या किया, सीधे 8 का गुणा किया, 8 का गुणा कर दिया, गुणा किया सब जगह, दोनों तरफ 8 का गुणा किया। अब तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब इसके रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला और लास्ट वाले का, बाहर वालों का गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, 16 गुणा 1 होगा तो 16 एकम 16 होगा। 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ या घटाना 4 वो 8 आ जाए। तो 16 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे, तो भाई 4 गुणा 4 हो जाएगा 16, ठीक है, 4 4 8 हो जाएगा। अब देखते हैं, तो 16 अपनी जगह है, 16x², ये है -8x, तो -8x, चारों चार जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि माइनस निकालना हमने, तो हमने -4x और -4x कर देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो -4x तो हो जाएगा -8x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से क्या करेंगे, फिर वही आप लेंगे कॉमन, 16x² और 4x में कॉमन क्या होगा, तो 4x ही होगा। 4x कॉमन ले तो अंदर क्या बचे, यहाँ पर 4x बचा, इधर क्या बच गया, इन दोनों में हमने क्या किया, 4x कॉमन लिया, और इन दोनों में क्या होगा, देखो माइनस का साइन अपनी जगह है, इन दोनों में क्या होगा कॉमन। अब इन दोनों में तो कुछ नहीं है कॉमन, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक कॉमन तो ले सकते हैं ना, एक कॉमन लेंगे तो यहाँ 4x बच जाएगा, और यहाँ माइनस साइन है और यहाँ अंदर क्या है, प्लस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपका हो जाएगा। तो क्या होगा ये 4x - 1, एक दो जो कोष्टक के अंदर है वो जो बाहर क्या बच गया है, 4x - 1 ही बचा है बराबर 0। अब क्या होगा, दोनों एक ही मान है, तो 4x - 1 बराबर 0 रखेंगे और x बराबर 1/4। तो 1/4 1/4, तो x के दो मान आए लेकिन दोनों मान अभी क्या है, एक जैसे ही हैं, 1/4 1/4। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, कई बार x के मान समान आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में x का एक मान क्या आया था, एक 3/2 पॉजिटिव आया था, एक -2 एक निगेटिव आया था। और इससे पहले भी जो क्वेश्चन था एक और क्या था हमने यहाँ पे, हाँ यहाँ पर x का मान क्या है, दोनों ही पॉजिटिव आया था। कहीं पे दोनों पॉजिटिव आ रहा, कहीं पे एक पॉजिटिव निगेटिव आ रहा, कहीं हो सकता है दोनों निगेटिव आए, कहीं हो सकता है दोनों सेम आए। तो ये क्या लोचा है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये भी हम बिना कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं भाई मान कैसे आएंगे। कई बार ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि भाई इसके मान किस प्रकार के होंगे, ठीक है। तो अभी करेंगे हम आज क्वेश्चन। अभी हम पहले एक एक स्टेप बढ़ते हैं, हर प्रकार के आपको प्रश्न कराए जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल से लेकर एडवांस तक, बेसिक टू एडवांस हम हर प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास 6y(x-1) प्लस 5y(x+1) और बराबर है 6y(x-2), और हमने क्या करना है, इसमें x के रूट निकालने हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो अब हम सबसे पहले क्या कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारे समझ में कुछ आ भी नहीं कि भाई कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे कि भाई ये कैसा बन रहा है, अगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि गुणा करके कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर आएगा, तो जब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो उस हिसाब से सॉल्व होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ तो कॉमन क्या आ गया, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, यहाँ हो जाएगा 6 गुणा x+1, और इसका गुणा इधर से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और 5 गुणा x-1। ये अपनी जगह है, इसको तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इधर का 6x हो जाएगा, प्लस 6 × 6 5 का x का गुणा 5x, और -5। नीचे देखो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, और इधर क्या हो गया 6x-2। हमने क्या किया, कुल मिला के गुणा किया, सिंपलीफाई कर रहे हैं हम अब यहाँ पे। बस हो तो गया हमारा भाई, ये तो सोल्व हो ही गया। 6 और 5 11x, और 6 में से 5 गया, एक ऊपर बच गया, और इधर हो गया x² -1, और इधर हो गया 6x-2। ठीक है, इतना आप समझ गए। यहाँ हम इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोले तो कैसे होगा, 11x+1, इधर हो जाएगा x-2 का गुणा, और इधर हो जाएगा 6x² -1 का गुणा। इतना हो गया भाई। इसको सिंप्लीफाई सोल्व कर देंगे तो 11x गुणा x, तो 11x² -11 दूनी 22x, प्लस x, और माइनस 1 दूनी 2, ये हो गया 6x² -6। अब देखिए 11x², इधर क्या है 6x², ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11x² -6x²। ये देखो -22x है प्लस x, ये हो जाएगा -21x। तो ये -2 है, और ये 6 इधर आ जाएगा, तो +6 इधर हो जाएगा बराबर 0। तो 11 में से 6 गया तो 5x², और -21x अपनी जगह, और -2 + 6, तो ये क्या हो जाएगा +4 0। अब हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो इतना ही तो था मेन। अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए ना, अब हम सोल्व जैसे नॉर्मल हम सोल्व कर रहे थे वैसे ही कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है कि भाई पहले और लास्ट वाले का गुणा करो। पहले और लास्ट का गुणा क्या होगा, 5 × 4 20। 20 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिसका जोड़ और घटाना करके 21 आ जाए। तो भाई 20 के तो क्या टुकड़ा हो सकता है, 1 × 20 ही हो सकता है, जोड़ के 21 होगा, उसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता है। तो भाई वैसा ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5x² अपनी जगह है, -21x है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20x और 1x जोड़ना पड़ेगा। अब निगेटिव है तो माइनस साइन में, तो -20x और -x 1x तो हो गए, और +4 अपनी जगह है ये। तो -20 और 1x, ये -21x हो गया। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या होगा, 5x कॉमन होगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 5x कॉमन होगा। यहाँ बच गया x -4, और अब माइनस साइन ये अपनी जगह आया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में क्या होगा कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन लेंगे। x अपनी जगह है, माइनस प्लस का यहाँ पर माइनस, और 4 बराबर 0। तो क्या हो गया x-4, एक कॉमन ये हो गया, और एक जो बचा 5x-1 बराबर 0। एक बार x-4 बराबर 0 रखा, एक बार 5x-1 बराबर 0 रखा। तो x बराबर 4 एक मान ये आ गया, ये आ जाएगा 5x-1 बराबर 0, तो 5x बराबर 1 और x बराबर 1/5। तो ये दो मान आ गए। तो x के दो रूट आ गए, एक 4 और एक 1/5। तो ये दो रूट आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ चुके हैं। ये तो हमने फैक्टर मेथड से निकाले। अब इसका एक दूसरा तरीका है, सूत्र के द्वारा, द्विघात सूत्र, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो द्विघात सूत्र है उसके द्वारा कैसे हम निकालेंगे द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द्विघात सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण के हल या मूल या रूट या जीरोस, और इसी द्विघात सूत्र को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, तो ये द्विघात सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं इसको। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो जो इसके रूट है फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर जो एक्स के मान होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपके पास सूत्र है और इससे भी हम x के मान निकालेंगे। भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो टर्म्स है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये काफी महत्वपूर्ण है। कौन सी टर्म, जो रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अभी आगे भी काम आने वाली है, अलग अलग जगह ये काम आ जाती है, ठीक है। तो इस बेस पे केवल इतने पे भी क्वेश्चन बनता, तो इसलिए यह फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। तो x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सभी मान क्या है यहीं से लिए गए हैं, ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, और इसी फॉर्मूले से भी हम रूट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x² प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, देख इससे कंपेरिजन करो इसका, तो देखो ए का मान क्या है इसमें 2 है, बी का मान क्या है 7 है, और सी का मान क्या है -9 है। तो ये तीन मान हमारे पास दिए रखिए इसने, अब फॉर्मूले में रखो। अब फॉर्मूले में रखते हैं एक्स बराबर, देखो माइनस बी ये फॉर्मूले में है, ठीक है, माइनस बी, बी की जगह कितना है 7 है, फिर फॉर्मूला क्या है प्लस माइनस है, और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4a, का मान कितना है तो 4 गुणा 2, ए का मान 2 है, गुणा सी, सी कितना है -9, ठीक है, और बट्टे है 2a, तो 2 गुणा 2। देखिए x बराबर -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 7×49 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और -9 है ना यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, 8 नंबर कितना हो गया ये 72, और 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, x बराबर -7 प्लस माइनस 9 2 11, 7 4 11 12 121 बटे 4 -7 प्लस माइनस रूट 121 का मान कितना होता है तो 11 होता है, तो 11 बटे 4। अब देखिए x के दो रूट कैसे निकले, एक बार हम यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो x के जो दो रूट है क्या क्या निकले, तो x बराबर एक निकला -7 प्लस 11 बटे 4, एक दूसरा जो मान है वो निकला है -7 माइनस 11 बटे 4। एक मान तो क्या हो गया, -7 प्लस 11 क्या हो गया, तो 7, 11 में से 7 गया तो 4, तो 4 बटे 4 एक हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया है 11 और 7 18, तो -18 बटे 4 अर्थात -9/2, एक मान आपका ये हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास दो रूट आ चुके हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको इस फॉर्मूले को यूज करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो जाए फिर, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप प्लस माइनस में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं ना, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है। अब आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है यहाँ पर -7 है, और सी का मान कितना है 3 है। श्रीधराचार्य सूत्र हमारा क्या बोलता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब मान रखेंगे इसमें, तो देखिए माइनस बी, माइनस क्या है फॉर्मूले में, और b का मान कितना है, b का मान -7 है, तो कोष्टक में हम -7 कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन किया कि माइनस माइनस प्लस माइनस में आप कंफ्यूजन ना हो। प्लस माइनस फॉर्मूले में है बी स्क्वायर अर्थात -7 का स्क्वायर, फिर माइनस अपनी जगह है, 4 अपनी जगह है, गुणा ए बराबर 2 है, और गुणा सी बराबर है 3, और बटे 2a, तो 2 गुणा ए बराबर कितना है 2।
तो x बराबर है माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 49 हो जाएगा, और माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और बटे 2 दूनी 4। अब देखिए 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा, 25, और बटे ये हुआ 4। तो अब हमारे पास x का क्या मान आ गया, 7 प्लस माइनस रूट 25 का मान होता है 5 और बटे 4। तो अब x के दो मान आ गए ना, तो एक हो गए प्लस में 7 प्लस 5 अपॉन 4, और दूसरा मान है x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4। तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 12 बटे 4 अर्थात 3। एक रूट तो ये आ गया। दूसरा रूट क्या है, 7 में से 5 गया 2 बटे 4 अर्थात 1 बटे 2। दूसरा रूट ये आ चुका है। तो x के दो रूट यहां पर आ चुके हैं, कौन कौन से, 3 है और 1 बटे 2। तो x के दो मूल जो रूट है, जीरोज है, तो ये आ चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमारे हमने रूट निकालने सीख लिए, ठीक है। अब जो इसके बाद का जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, वो है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, जो मूल है, जो मूल है, मूलों की प्रकृति। जो हमारे पास मूल है उनकी प्रकृति कैसी है, तो नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैसी, नेचर कैसा है मूल का। नेचर बोले तो वो प्लस माइनस है, वो रियल है, वो रियल नहीं है, सेम है कि नहीं है, ठीक है, वो इक्वल है, अलग अलग है, इस तरह से बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये हुई इसकी प्रकृति। पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब मैं आपको बता रहा था सिरधराचार्य फॉर्मूला, इससे पहले हमने फॉर्मूला देखा, उसमें एक टर्म्स थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो ये टर्म्स है हमारे पास, उस फॉर्मूले जो ये चीज, इतनी चीज बस यही हमारे काम की, वो यहाँ काम आएगी। जो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपको नेचर ऑफ रूट, रूट के नेचर बताता है, मूलों की प्रकृति, यही बस इतना जो टर्म्स है ये आपको पता करना है, और यही आपको बताएगा कि मूल अलग अलग है, सेम है, रियल नहीं है, ठीक है, यही आपको बताएगा। या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो इमेजिनरी टाइप के, ये आपको बताएगा। अब क्यों ये बता रहा है, बोले मतलब ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है जो रूट के नेचर को, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको आप बोलते हैं। तो इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर डी या डेल्टा, डी या डेल्टा इसको लिख लेते हैं। तो डेल्टा या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या है आपका, बी स्क्वायर, हम यहां पर क्या लिखेंगे, उसको सीधा डी बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो कई बार अगर फॉर्मूला किसी किताब में आपने ये पढ़ लिया होगा सिरधराचार्य का, चलो इसको, इससे तो कोई मतलब नहीं, पर हाँ फिर भी इसको अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर कहीं आपने फॉर्मूला ये पढ़ दिया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो ये फॉर्मूला भी गलत नहीं है, क्योंकि डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह उसने लिखा डी, ठीक है। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, और यही आपको बताएगा कि रूट की जो नेचर है कैसा है। अब देखते हैं कौन कौन से तीन यहाँ पर कंडीशन आती है। अगर जो डी है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 है, तो जो रूट है, द रूट आर रियल, तो रूट जो होंगे रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट आर रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, जो रूट है वो वास्तविक संख्या में होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। तो रूट रियल और अलग अलग होने वाले हैं। दूसरी कंडीशन बोलता है कि अगर d बराबर 0 है,
अगर डी बराबर 0 है तो द रूट आर, इस कंडीशन में भी रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन साथ में कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, अभी अभी होंगे इक्वल। इनको आप नोट कर लीजिए। अगर डी बड़ा है 0 से तो रूट रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। डी अगर इक्वल है 0 के तो रूट आर रियल एंड इक्वल है। तीसरी कंडीशन है इफ डी इज लेस देन 0, अर्थात डी क्या है, 0 से छोटा है, बोले तो निगेटिव में है, ठीक है, माइनस में है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो जो रियल रूट है, द रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट, तो जो रियल रूट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, रियल रूट इसके होंगे ही नहीं। या हम बोल सकते हैं द रूट आर इमेजिनरी, तो रूट कैसे है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है तब रूट, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास है। अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट आर रियल है एंड अलग अलग है। अगर डी बराबर 0 है तब रूट जो मूल है वो वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे, समान होंगे। अगर डी लेस देन 0 है तो रियल रूट संभव ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, तब आप रियल रूट यहां से नहीं निकाल सकते हैं, होंगे ही नहीं उसके, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि रूट कैसे हैं, ठीक है। आपको पूरा निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कि भाई इसके रूट कैसे हैं। तो आपको या तो आप पूरा निकालो, आपको पूरा नहीं निकालना, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला रखना और इससे आप सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पूरे रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा क्वेश्चन में कि फाइंड नेचर ऑफ रूट, तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि रूट आर रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है कि इक्वल है, कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, डी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो हमारे पास क्या है, ए बराबर 2 है, बी बराबर -11 है एंड सी बराबर 14 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, -11 का स्क्वायर और -4 गुणा 2 गुणा सी कितना है 14, ठीक है। तो 11 11 के 121 माइनस 4 दूनी 8 और 14 अट्टा 112 बराबर 9। ये क्या है, पॉजिटिव में है, 0 से बड़ा है, मतलब हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास क्योंकि 9 बड़ा है ना 0 से, इज ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, तब हमारे पास क्या होगा, दो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो ये हमारे पास नेचर पता चल गया, दो अलग अलग और रियल रूट हमारे पास हैं, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ए बराबर है 2, बी बराबर है -3, सी बराबर है 5। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 5, 3 3 9 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 बराबर -31, जो कि लेस देन है 0 के, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये क्या है, 0 से छोटा है, निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट। इसके रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो रियल रूट इसके नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सम और प्रोडक्ट, योग एवं गुणा, किसके रूट का, किसके रूट का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के रूट का गुणा एवं जोड़, तो सम एंड प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी के हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये हमारे पास पूरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होती है। मान लेते हैं, माना इसके रूट, इसके कितने रूट होते हैं, तो 2 रूट होते हैं। माना इसके जो रूट हैं वो दो कौन कौन से, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा।
ये दो रूट हैं इसके, अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा और बीटा जो दो रूट होते हैं ना, तो इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक संबंध होता है। वो संबंध कैसे होता है? तो वो होता है सम एंड प्रोडक्ट के रूप में। तो जो रूट है अल्फा प्लस बीटा, तो जो सम ऑफ रूट होगा, सम ऑफ जो रूट होता है वो क्या होता है? जो अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। जो बी है, फॉर्मूला देख लीजिए आप, माइनस बी अपॉन ए, कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो प्रोडक्ट होता है रूट का, प्रोडक्ट ऑफ रूट अर्थात अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है? सी अपॉन ए। बस इतना सा है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, जब हमें ये पता है तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? कुछ अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं, कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में क्या करते हैं, सब में ए का भाग देता हूं, तो ए का भाग देने से क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो बी अपॉन ए किसके बराबर होगा? माइनस, तो यहां पे लिख सकता हूं ना, इसको कैसे लिखूंगा? बी अपॉन ए बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स अपनी जगह, और प्लस सी अपॉन ए की जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ चुकी है। ऐसे इसको रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो हम क्या किया, इसको हमने रूट के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। अब इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न कैसा आता है वो आपको बता रहा हूं। तो हमें ये इक्वेशन भी ध्यान करने लायक है कि रूट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आपके पास दो रूट है अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि जो सम ऑफ रूट है हमें पता है माइनस बी अपॉन ए है और प्रोडक्ट ऑफ रूट है सी अपॉन ए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है? एक द्विघात समीकरण, हमें क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। हमें केवल रूट दे रखे हैं, रूट हमें क्या दे रखे हैं? एक 4 है एंड एक है -1, और हमें कुछ नहीं पता। हमें केवल क्या है? रूट दिए गए हैं 4 एंड -1। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो हमें क्या दे रखा है? अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर है -1। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों मानों को इस वाली इक्वेशन में, जो रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें रख देंगे, और उसमें रख देंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह है माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात 4 प्लस बीटा तो -1 है, ठीक है, एक्स और प्लस अल्फा बीटा गुणा है ना, तो 4 गुणा -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस अपनी जगह आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा था ना, तो 4 प्लस -1 अर्थात 3 और 4 एकम -4 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट है 4 -1। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या है? उल्टा दिया था ना। अभी तक हम पिछली बार क्या कर रहे थे, इससे पहले क्वेश्चनों में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, उसको हम फैक्टर मेथड से या सिरधराचार्य फॉर्मूले से हम रूट निकाले थे। अभी हमारे पास उल्टा हुआ, हमारे पास पहले रूट दिए गए और उससे हमने क्या निकाला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब देखिए, जो प्रश्न थे ना, तो प्रश्न सभी हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो इतने ही प्रकार के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमारे पास जो बचता है, वर्ड के फॉर्म में जब प्रश्न आते हैं तो उस प्रश्न को समझना, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, फिर उसके रूट निकालने, ये भी हमको आना चाहिए। तो अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है कि क्वाड्रेटिक जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम से हम क्या करेंगे? अब इनको इसको सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। अब जो वर्ड प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार है,
क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है, वो ट्रेवल करती एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, एक स्पीड से वो ट्रेवल करती है और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 63 किलोमीटर। वो 63 किलोमीटर को एक स्पीड से तय करता है। ठीक है, देन उसके बाद ट्रेवल ए डिस्टेंस, फिर और 72 किलोमीटर, ट्रेवल डिस्टेंस 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। वो क्या करता है, पहले 63 किलोमीटर उसने एक स्पीड से तय की, उसके बाद वो 72 किलोमीटर है ना, वो क्या करता है, ये 6 किलोमीटर मोर स्पीड से करता है, इसकी ओरिजिनल स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ा देता है। तो जो 72 किलोमीटर वाली जो स्पीड है, वहां पर उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ा दिया। इस दोनों में इफ इट टेक 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, तो पूरी टोटल जर्नी अर्थात 63 किलोमीटर वाली और 72 किलोमीटर वाली दोनों को मिलाकर वो कितने घंटे लगाता है, 3 घंटे लगाता है। तो व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड, तो इसकी जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। ठीक है, प्रश्न आप समझ गए। एक ट्रेन एक निश्चित औसत गति से 63 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रही है। ठीक है, उसके बाद वो 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन इसमें वो अपनी जो स्पीड है, वो मूल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर को बढ़ा देता है। ठीक है, और इस टोटल टोटल जो जर्नी हुई, इसमें वो 3 घंटा लगाता है। तो इसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी वो क्या थी, सॉल्व करते हैं, ये आप समझ गए। ठीक ना, इतना सॉल्यूशन क्या होगा इसका, मान लेते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड तो हमें पता नहीं है ना, तो ओरिजिनल स्पीड को हमने मान लिया कि भाई वो x किलोमीटर पर आवर है। तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, उसकी जो मूल स्पीड थी वो ये थी। हमारे पास जो फॉर्मूला है टाइम का, टाइम हमें दे रखा था ना, 3 घंटे बाद में उसने ले लिया, तो टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, स्पीड। ठीक है, तो जो 63 किलोमीटर की दूरी, दो कंडीशन है ना, एक है 63 किलोमीटर की जो दूरी तय की है उसने, स्पीड कितनी स्पीड में, 63 किलोमीटर की दूरी उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कितना लगा, इसलिए जो टाइम लगा 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में, डिस्टेंस 63 बटे स्पीड x, 63 बटे x घंटे। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन को क्या बोलता है कि जो 72 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 72 किलोमीटर की डिस्टेंस जो ये ट्रेन है ये कवर करती है 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, अर्थात ओरिजिनल स्पीड इसकी थी x प्लस 6। तो इस स्पीड से, ओरिजिनल में 6 जोड़ देना, तो इस स्पीड से ये किलोमीटर x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कवर करती है 72 किलोमीटर की डिस्टेंस को। तो इसमें जो टाइम जो लगेगा तो कुछ अलग टाइम लगेगा। सो जो टाइम होगा, डिस्टेंस है 72, स्पीड है x प्लस 6, तो इतना घंटे इसमें लगेंगे। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है कि भाई जो दोनों ये कंडीशन है, ये टोटल टाइम कितना है पूरी जर्नी में, 3 घंटे हैं। तो जो टोटल टाइम है, ठीक है, ऐसे अलग अलग टुकड़े में आपने देखा, टोटल टाइम है 3 आवर। तो अब देखिए दोनों टाइम मिला के 63, 63 कहाँ हो गए, 6x लिख दिया मैंने, तो इसको 63x प्लस 72 बटे x प्लस 6 बराबर, दोनों टाइम मिला के कितना हुआ, 3 घंटा। बस ये आपकी इक्वेशन के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे एक इक्वेशन बन के निकलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 है ना, तो 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे, 3 का भाग दे देंगे यहाँ, तो 3 से कट जाएगा ना ये सारा, तो 3 से 63 कट जाए तो 21 या 63, 72 कट जाएगा, कितना होगा 24 या 72, और ये हो जाएगा 1। इतना हो गया भाई, ये सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा x प्लस 6, ऊपर हो जाएगा 21 x प्लस 6 प्लस
24x बराबर 1। सोल्व कीजिए तो कितना हो गया ये 21 गुणा x प्लस 21 के कितना होगा 126 प्लस 24x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और बराबर है 1। कितना हो गया साहब? अब 21 और 24 कितना हो गया ये 45 है। 4 1 5 2 2 4 45x प्लस इधर हो गया 126। भाई एक्स स्क्वायर इधर चले जाएगा गुणा में तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। बस सोल्व आपका हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इनको इधर लाए जाएंगे एक्स स्क्वायर की तरफ माइनस 45x माइनस 126 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 45 में से 6 गया तो 39 x माइनस 126 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसे हम x का मान निकाल देंगे और x क्या है ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भूल गया आप भूल गई प्रश्न क्या था। x क्या है इसकी ओरिजिनल स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x इसकी क्या है ओरिजिनल स्पीड है जो हमारे पास प्रश्न में था। तो हमने x के मान निकालना है उससे हमारी ओरिजिनल स्पीड निकल जाएगी। तो अब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहला और लास्ट गुणा करना है तो पहला 1 गुणा 126 कितना हो गया 1 गुणा 126 तो 126 हो गया। 126 को हम कैसे तोड़ेंगे कि उसका जोड़ और घटाने करके 39 आ गया तो कितना हो गया 42 तियां। 126 को हम 42 गुणा 3 में तोड़ देंगे तो 42 तियां क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो बस इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर 42 में से हमने 3 घटाएंगे तब जाके 39 आएगा, लेकिन 39 का साइन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे छोटे में से घटा देंगे बड़ा 3x माइनस 42x और माइनस 126 बराबर 0। ठीक है, तो 39 को मैंने ये लिख दिया ना कि 3 से हम घटा देंगे 42 को तभी तक जाके माइनस 39 हो जाएगा। यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 तो यहां से 42 कॉमन लेंगे तो x और फिर वही प्लस माइनस का प्लस और 3 बराबर 0। अब देखिए कॉमन क्या हुआ एक x प्लस 3 हुआ कॉमन, जो दोनों कॉमन थे और जो बचा x माइनस 42 बराबर 0। इसके दो मान आ गए, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे और दूसरी बार x माइनस 42 बराबर 0 रखेंगे। यहां से आ जाएगा x बराबर माइनस 3 और एक हो जाएगा x बराबर 42। अब यहां पर क्या है x के दो मान आ गए, ये दो मान इसके सही है तो दो रूट आ गए जो रूट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसमें जो ओरिजिनल स्पीड वो क्या है -3 है 42 है। तो देखिए स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। आपकी गाड़ी की स्पीड कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। जब गाड़ी खड़ी है तो 0 है, माइनस में तो नहीं जा सकती ना, तो इसलिए स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती। इस वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास ओरिजिनल स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 42 किलोमीटर पर आवर। यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमारे पास कि डिटरमाइन टू कंसेक्यूटिव नेगेटिव इवन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 24। हमने क्या डिटरमाइन करना है टू कंसेक्यूटिव दो जो लगातार निगेटिव जो इवन इंटीजर है समपूर्णांक है जिनका प्रोडक्ट 24 है, तो वो हमने ज्ञात करने हैं। तो अब देखिए जो हमारे पास इवन इंटीजर होंगे, इवन इंटीजर वो भी कॉन्सिक्यूटिव जो लगातार कौन हो सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 हो सकते हैं, 8 10 हो सकते हैं, 10 12। ये लगातार क्या है इवन नंबर है, इवन इंटीजर है। वैसे निगेटिव में होंगे जैसे -2 -4 -4 -6 या -6 -8 या -8 -10, ऐसे वो कुछ भी हो सकते हैं। दो कंसेक्यूटिव निगेटिव इवन इंटीजर, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या है 24 है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो ऑप्शन में आ रखा होगा तो भाई हम आसानी से वैसे लगा सकते हैं, पर करना कैसे ये आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे पास दो लगातार समपूर्णांक है वो तो वो क्या हो सकते हैं, तो हम मान लेते हैं भाई एक x है तो दूसरा क्या होगा x -2 हो जाएगा, तभी तो होगा। माना एक 2 होगा तो एक 2 -2 अर्थात -4 होगा। तो ये हमारे पास दो इवन इंटीजर है। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट कितना है 24 है, अर्थात x -2 इक्वल टू 24। तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस
2x बराबर 24। इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसके रूट हम निकाल सकते हैं। रूट निकालेंगे मतलब x का मान हमें मिल जाएगा। तो 24 गुणा 1 24, ठीक है, ये 2x है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, ठीक है। चलो इसको अलग से लिख देते हैं, कटफट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो 24 गुणा 1 24, 24 के कौन से हम क्या कर देंगे, टुकड़े कर देंगे कि जोड़ और घटाने के बाद दो आए तो क्या हो सकता है, 6 को 24 हो सकता है वो, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर, तो जब हम क्या कर देंगे घटाएंगे तभी 6 व 4 को जब घटाएंगे तभी 2 आएगा। हमें चाहिए माइनस का 2, इसका मतलब छोटी संख्या से हमने बड़ी संख्या घटानी है, अर्थात हमने 4x से 6x को घटाएंगे तभी हमारे पास माइनस आ पाएगा। x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, यहाँ 6 को कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 4 बराबर 0। एक हो गया हमारे पास x प्लस 4 और एक हो गया x माइनस 6। तो क्या हो गया, एक बार x प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे, दूसरी बार x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे, तो यहां से x बराबर माइनस 4 आ जाएगा, तो यहाँ x बराबर 6 आ जाएगा। तो ये दो मान आ गए ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, निगेटिव इवन इंटीजर, हमें ऋणात्मक संख्या चाहिए, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें निगेटिव चाहिए ना। तो हमारे पास आ गया x बराबर आ गया -4। जब x बराबर -4 है तो एक संख्या तो हमारी थी x और दूसरी थी x माइनस 2, तो दूसरी क्या हो जाएगी -4 -2 अर्थात -6। तो ये हमारे पास दो निगेटिव इवन इंटीजर हैं, -4 -6, जिनका प्रोडक्ट कितना है 24 है। तो अगर ऑप्शन में आ गए तो ऑप्शन में तो हम बिना सॉल्व करके भी इसको कर सकते हैं। भाई देखिए 24 गुणनखंड किसका होगा, तो 4 से 24 का होगा, तो माइनस वाले तो माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है, रेक्टेंगल का है। क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगल हमारे पास हैज ए लेंथ जो हमारे पास है दैट इज 2 लेस देन 3 टाइम्स द विड्थ। हमारे पास जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के विड्थ के 3 गुने से 2 कम है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 16, 16 इसका क्या है एरिया है, तो हमने डायमेंशन और पैरामीटर हमने ज्ञात करना है। हमने क्या करना है, भुजा की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है और परिमाप हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की हम विड्थ जो है उसको मान लेते हैं, हमारे पास विड्थ हमारे पास है y है, हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ है y, ठीक है। और जब विड्थ y है तो हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि लेंथ के लिए तो हमारे पास कंडीशन दे रखी ना, लेंथ हमने मान लिया x है, तो x जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, जो लेंथ x है वो कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ इसकी विड्थ, अर्थात 3y और उससे 2 कम -2। ये हमारे पास लेंथ है, विड्थ y ये है और लेंथ हमारे पास हो जाएगी 3y -2। तो ये हो गया। अब हमारे पास एरिया आपको पता ही है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लंबाई गुणा चौड़ाई x इंटू वाई। लंबाई कितनी है 3y -2 और चौड़ाई कितनी है y, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो बस इसको आप सोल्व कीजिए। 3y² -2y बराबर 16, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y² -2y -16 इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो फिर आप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे तो बाहर वालों को गुणा कर देंगे, तो बाहर वालों को गुणा कर देंगे तो 16 गुणा 3, 16 3 हो जाएगा 48। 48 के दो ऐसे फैक्टर, दो ऐसे टुकड़े करना है जिनका जोड़ और घटाकर कितना आ सकता है 2 आ सकता है। तो 48 की वो दो फैक्टर क्या हो सकते हैं, दो टुकड़े हो सकते हैं, 8 छक्का 48, 8 गुणा 6, तो 8 गुणा 6 करके क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। जब 8 में से 6 घटा मतलब घटाना पड़ेगा हमको तभी तो 2 आएगा। अब हम यहाँ इसको लिखते हैं 3y² अपनी जगह है, -2y लाना हमने, तो भाई माइनस में चाहिए ना हमें, तो माइनस में चाहिए तो हम क्या करेंगे छोटे से बड़ा घटा देंगे। तो छोटे से बड़ा घटाने के लिए
6y में से 8y घटा देंगे, 16 अपनी जगह है, 0 अपनी जगह है, और हमने कुछ भी नहीं छेड़ा है। अब कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या लेंगे, 3y को कॉमन लेंगे तो यहाँ y बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा। फिर माइनस साइन अपनी जगह और 8y और 16 में से 8 कॉमन लेना पड़ेगा, तो y अपनी जगह और माइनस माइनस का प्लस और 2। तो हमारे पास आ गया, एक तो आ गया 3y माइनस 8, एक जो कॉमन आ गया y प्लस 2। बस यहां से हम y के 2 रूट निकाल सकते हैं। एक बार हम क्या कर देंगे, 3y माइनस 8 को 0 रख देंगे और दूसरी बार y प्लस 2 को 0 रख देंगे, तो यहां से हो जाएगा 3y बराबर 8 और y बराबर 8/3, और यहां से हो जाएगा y बराबर -2। हमारे पास y के 2 रूट आ गए, एक आ गया 8/3, एक बराबर आ गया -2। अब इसमें भी आप एक चीज देखिए कि ये y क्या है, y क्या थे हमारे पास, y थी वृत्त चौड़ाई। अब चौड़ाई निगेटिव नहीं हो सकती ना, जो माप है वो निगेटिव कैसे हो सकती है, लंबाई चौड़ाई ये तो या तो 0 होगी या 0 से बढ़ के होगी, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मीटर में किलोमीटर में, जो भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए जो निगेटिव वैल्यू है ये, इसको हम क्या करते हैं, नहीं मान सकते, नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारे पास जो चौड़ाई आ गई 8/3 आ गई। अब जब चौड़ाई 8 आ गई, 8/3 आ गई, इससे हम x का मान निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं, और लंबाई कितनी थी हमारी, चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम, तो 3 गुणा 8/3 -2, तो 8 माइनस 2 बराबर 6। तो ये आपकी क्या हो गई, लंबाई आ गई, लंबाई 6 और चौड़ाई 8/3। बस हमारे पास डायमेंशन आ चुकी है, और अब हमें निकालना है इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है आयत का, तो 2x प्लस वाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 लंबाई और 2 चौड़ाई का गुणा जोड़। तो 2x प्लस वाई, x कितना है 6 है और y कितना है 8/3। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणा 6 18, 8 26/3 और 26 दूनी 52, 52/3। तो ये इसका परिमाप आ गया। तो दोस्तों जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हमने जितने भी इसमें प्रकार के प्रश्न बन सकते थे ये हम सब कर चुके हैं। तो जितना भी आप प्रकार के प्रश्न थे सब सारे हमने यहाँ पर कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।